सो बेसिकली जैसे हमने ब्रॉडली फिजिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, लाइक मैकेनिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, उसी तरह से दिस पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Electromagnetism. Now, as the name indicates itself, it involves both electric and magnetic field. Study of both electric and magnetic behavior. ठीक है. Electric and magnetic behavior. किसके वजह से आता है? What is the source of electric and magnetic behavior? It is because of charge only. So at the heart of this is charge. चार्ज की ही वजह से इलेक्ट्रिक बिहेवियर और मैग्नेटिक बिहेवियर होता है. सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यू विल कम टू नो दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट डिफरेंट थिंग बट द सेम थिंग. द ओनली वे ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट. मतलब एक ही चीज़ है, बस देखने का तरीका हमारा अलग होता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द चार्ज. सो द फर्स्ट चैप्टर कम्स इज, मतलब इसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ पे चार्ज के फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे, देन मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऑल्टरनेटिंग करंट है. ठीक है. सो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Electrostatics. As the name indicates itself, it is the study of charge at rest. Study of charge at rest. Static. Charge in static mode. तो फिर चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होगा उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे. ठीक है. दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? तो चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगता है? दैट इज कूलम्स लॉ. देन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ चार्ज. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो जितना हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ेंगे, बस यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा वो होगा चार्ज. सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. जैसे मास होता है, ठीक है, उसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. और इसके बेसिस पे ऑफ मटेरियल और मैटर, और इसके बेसिस पे हम बाकी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं. ठीक है. सो ओल्ड एज में चार्ज के ऊपर चार्ज के बिहेवियर को स्टडी किया गया और उनके बेसिस पे चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ठीक है. तो सीधा सीधा हम लोग कि चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उसके ऊपर सीधा बात करेंगे. ठीक है. दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. सो व्हाट वी नो, फर्स्ट थिंग इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ये बात हमें पहले से पता है. लाइक चार्जेस repels and unlike charges attract. ठीक है. प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, सो फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड. माइनस और माइनस, they are also like charges, so they also repel each other, but plus and minus they attract each other and their natural tendency is to combine and to get neutralized. ठीक है. What is the unit of charge?
बोलना है यूनिट चार्ज का, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, लेकिन ये एसआई यूनिट में होता है। यस, और भी कुछ बोला शांतनु? एसआई यूनिट इज कूलम, कैपिटल सी से दिखाते हैं। कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। व्हाट आर द अदर यूनिट, लाइक सीजीएस में क्या यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड ईएसयू। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और सिंपली इलेक्ट्रोस्टैट भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट भी कहते हैं सिंपली, राइट? सो हाउ मच इज 1 कूलम इक्वल्स टू? सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। थर्ड यूनिट, जो कि आप कह सकते हो प्रैक्टिकल यूनिट या फिर नॉर्मल केसेस में भी यूज किया जाता है, सॉरी नॉट नॉर्मल, कहीं कहीं पे यूज होता है, एंड दैट इज EMU। इट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सो कॉमनली हम जो पढ़ रहे होंगे तो कूलम्स में ही सारा पढ़ते हैं, बट ये ध्यान में रखना है आपको। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एंड 1 EMU, यहाँ पे EMU बड़ा यूनिट होता है, इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। कूलम छोटा है, EMU बड़ा है, ठीक है, और ESU छोटा है सबसे। एक और यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड फैराड। फैराडे कह सकते हैं आप, फैराड भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको, फैराड, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं इसे, ठीक है। एंड 1 फैराड सॉरी, दिस इज नॉट फैराड, इट इज फैराडे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? इट इज नॉट फैराड, इट इज फैराडे, ठीक है। एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। तो सबसे बड़ा इन चारों में कौन सा यूनिट हो गया? तो फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज ESU, राइट। अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे फैराडे के बारे में आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, वहाँ पे फैराडे का यूज़ है, ठीक है। फिजिक्स में फैराडे का यूज़ बहुत ही रेयर है, मतलब अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें तो है ही नहीं। कूलम और थोड़ा बहुत ESU का जरूरत पड़ता है कहीं कहीं पे, ठीक है। सो इन जनरल वी विल एक्सप्रेस इट इन कूलम। सो व्हेन आई से चार्ज Q equals to, let's say 2 microcoulomb. So what does it means? 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, ठीक है। When I say Q equals to, let's say 5 nanocoulomb, so what does it means? 5 into 10 to the power minus 9 coulomb, ठीक है। So you will see the charge like this, ठीक है। तो दो तरह का चार्ज होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है वो डिस्कस किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसे E से हम इंडिकेट करेंगे, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। इनफैक्ट इसको ना ऐसे लिखने के बजाय मुझे ऐसे लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन
ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे कोई भी मैटर्स के। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So what are the charges on them? So 1.6 माइनस साइन के साथ 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्रोटॉन पे होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मास बताइए कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? What is the mass of electron? 9.1 into 10 to the power minus 31. Mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. And mass of neutron is also 1.67 into 10 to the power minus 27. इसके फोर्थ डिजिट पे, डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट पे जा करके मास में फर्क आना शुरू होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सो प्रैक्टिकली वी कंसीडर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज सेम। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में ज़्यादा इस प्रॉपर्टी का यूज पड़ता है। ठीक है, बहरहाल प्रोटॉनिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो एविडेंटली चार्ज इज ऑफ टू टाइप ऑल्सो। लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली दो तरह का चार्ज होता है, प्लस और माइनस। कौन प्लस है और कौन माइनस है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, वी जस्ट सिग्निफाई ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। अगर एक चार्ज कुछ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बिहेवियर शो कर रहा है तो दूसरा चार्ज उसका ऑपोजिट बिहेवियर शो करेगा, और हम उन दोनों को प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये था। और क्या प्रॉपर्टीज है, यूनिट डिस्कस कर लिया। देन व्हाट डू मीन बाय एक्सेस ऑफ चार्ज? अगर बॉडी तीन तरह का होगा, न्यूट्रल एंड चार्ज, दो तरह का होगा, न्यूट्रल एंड चार्ज। सो व्हेन वी से न्यूट्रल बॉडी, तो क्या उसमें चार्ज नहीं है? न्यूट्रल बॉडी, सो बेसिकली उसमें नंबर ऑफ प्लस एंड नंबर ऑफ माइनस बोथ आर इक्वल। सो इट्स अ मैटर, सिंपली ये एक मैटर है। तो मैटर जो है वो एटम से बनता है। एटम के न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है और बाहर में निगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन है। तो उसे हम पूरा इस तरह से प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से इंडिकेट करते हैं, राइट। सो एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं है ऐसा नहीं बोलते हैं। वी से दैट देयर इज बैलेंस ऑफ चार्ज, जितना प्लस है उतना ही माइनस में है। ठीक है, ओके। सो व्हेन वी से चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी में या तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा या तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होगा। एंड यू नो दैट केमिस्ट्री में ये सब कुछ पहले से पढ़ते आ रहे हो कि आयनाइजेशन कैसे होता है। सो व्हेन वी रिमूव सम नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज अगर मैंने रिमूव कर दिया तो ये बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। अब इसे कहने का तरीका है कि इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो 2e हो गया। ठीक है, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव चार्ज हो गया। आप इसे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन भी कर सकते हो और आप इसे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हो। ठीक है, इस पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है ऐसा कह सकते हो, और इस पे ही डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, सो केवल +2 अगर मैंने शो किया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस पे +2 ही चार्ज केवल है, इसके अलावा भी प्लस माइनस कॉम्बिनेशन में चार्ज है, बट दिस इज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट। चार्ज मूव करता है। व्हाई डज चार्ज मूव्स? कैन यू टेल मी व्हाई डज चार्ज मूव? What is the reason for the movement of charge?
आप कह सकते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में वायर में करंट क्यों होता है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ. ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. द आंसर इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. सो इसका मतलब कि जो चार्ज है ना उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, चार्ज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. हम कैसे पकड़ते हैं कि किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैं बोल रहा हूँ. तो हम कैसे पकड़ते हैं कि किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर आप ध्यान करो तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद छोड़ देने से बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगता है और हम समझते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है. सो मुझे ये बताओ कि टेबल पे 2 पॉजिटिव चार्ज रखा है स्मूथ टेबल पे और छोड़ दिया, तो क्या ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा या कुछ होना है? दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ईच अदर. सो क्योंकि ये सिस्टम खुद ब खुद मूव कर रहा है, क्या इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, यस और नो? सो दिस सिस्टम में हमेशा कम से कम 2 चार्ज होना चाहिए. ठीक है, तभी हम बोलेंगे तो सिस्टम हैज पोटेंशियल एनर्जी. कैसे पता लगा? तो क्योंकि ये एक दूसरे से मूव कर रहा है, इसके वजह से पता लगा. इनफैक्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R. इस चैप्टर में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे. एंड देयर इज नो हार्म इन इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर्मूलास. कहीं ना कहीं आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हो. ठीक है, नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं. यू आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि आगे की चीज़ों को पहले भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होता है. सो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है एंड दैट इज गिवन बाय दिस. ठीक है, सो चार्ज क्यों मूव करता है? इट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. अभी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि ये एक स्टेट है, दूसरा स्टेट में क्या हो रहा है, चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज हो. ठीक है, तो चार्ज खुद ब खुद इस तरह से मूव करता है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो. जब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ गया तो क्या पहले के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुका है? आंसर इज यस. ठीक है, its potential energy decreases. Charges move in such a way that its potential energy, सिस्टम का potential energy decrease होता है. ठीक है, नाउ कंडक्टर में चार्ज कैसे मूव करता है? हाउ चार्ज मूव्स इन कंडक्टर. क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज नहीं मूव करता है. ठीक है, सो ऐसा क्या है कंडक्टर में जिसकी वजह से वहां पे चार्ज का मूवमेंट होता है? इट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? व्हेन वी से कंडक्टर तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? दीज आर दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी वेरी लूजली बॉन्डेड विद इट्स न्यूक्लियस. ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत वीकली अपने न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ रहता है. जैसे ही उसे थोड़ा भी एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, बाहर से थोड़ा भी एनर्जी मिलता है, तो वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, सो व्हेन वी से द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग. तो कंडक्टर में एक तो वजह है पोटेंशियल डिफरेंस का, और मैकेनिज्म जो है चार्ज के ट्रांसफर होने का वो ये है कि ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है. कोई भी कंडक्टर अगर हम उसे न्यूट्रल ले रहे हैं तो इफ यू गिव नेगेटिव साइन ऑन द वन साइड, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन किया, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो इमीडिएट पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कंबाइन करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा. वो अपना इलेक्ट्रॉन उसके इमीडिएट पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा
और वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, एंड दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन इज अगेन टेकिंग प्लेस। अभी लास्ट में क्या दिखेगा, मुझे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बात लास्ट में दिख जाएगा। तो दिस इज हाउ कि ये एक इलेक्ट्रॉन था जो आगे यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हम यूजुअली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके गए हैं, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रोपगेशन होता है, ठीक है, जिसे हम सीधा सीधा ऐसे सोच रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो चल करके एक एंड से दूसरे एंड पे चल आया, बट ये वही इलेक्ट्रॉन नहीं है दूसरे एंड पे जो पहले एंड पे था, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो पहले एटम के साथ कंबाइन हो चुका है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अपीयर हुआ है दूसरे एंड पे। न्यूक्लियस नहीं मूव करता है, बट यू ऑल्सो नो दैट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्लस चार्ज फ्लो, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें उल्टे डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव किया है, ठीक है। अब वो प्लस चार्ज वाला अलग से बताना पड़ेगा, बट पैटर्न सेम है, तो इसलिए वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म भी समझना जरूरी है कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह हम कह रहे हैं मूव कर रहे हैं, बट वहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड देन रिक्रिएशन की वजह से वो मूवमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Charge is quantized. What do you mean by quantization? Quantization, yeah, means existence of smallest unit and जो भी प्रॉपर्टी है और मटेरियल है, means existence of smallest unit of a quantity and any quantity will be the integral multiple of this smallest unit, right? So जो quantity होगा is integral multiple of smallest unit। यहाँ पे क्या है, तो ये पॉइंट मुझे पहले लिखना चाहिए था। The smallest charge which exists in the nature is, वो कौन सा स्मॉलेस्ट चार्ज है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इसे हम पॉइंट नंबर 8 रखेंगे। स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। एग्जिस्ट इन नेचर का मतलब होता है कि हम उसे आइसोलेट भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये है जो इंडिपेंडेंटली स्टेबल एग्जिस्ट करता है। सो वी नो दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। अब कोई भी चार्ज हम लेंगे तो वो इसी चार्ज के मल्टीपल के ही फॉर्म में आएगा। दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? मिलिकन्स और मोलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो ऑयल्स को स्प्रे करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देता है, तो एयर में वो हैंग कर जाता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता है एयर ऑयल ड्रॉप्स। तो उसके बेसिस पे वो ऑब्जर्व करके बताता है कि ऑयल के ऊपर कितना चार्ज है। उसने जितने बार भी एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने पाया कि जो चार्ज आ रहा है वो कोई एक छोटा सा यूनिट है, नंबर है, जिसके बार बार मल्टीपल के ही फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। एंड ही फाउंड दैट इट इज द मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट चार्ज।
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में बार बार वो चार्ज ऑयल के ऊपर आ रहा था, ठीक है। क्या इससे भी छोटा चार्ज होता है? हैव वी हर्ड ऑफ दैट? तो एक चार्ज है क्वार्क। क्वार्क इज इवन स्मॉलर दैन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, लेकिन क्योंकि हम इसे आइसोलेट नहीं कर पाए हैं इसलिए हम इसे स्टेबल स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि ये मेटा स्टेबल फॉर्म में है। मेटा स्टेबल का मतलब क्या होता है? कि ये परमानेंटली आपको नहीं दिखेगा, इट विल अपियर्स एंड देन अगेन रिकम्बाइन मीन्स डिसअपियर्स, ठीक है। एक क्षण के लिए ये अपियर होगा लेकिन आप उसे निकाल के रख नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो वापस कंबाइन कर जाएगा। तो स्प्लिट होकर के वापस कंबाइन कर जाना वो मेटा स्टेबल स्टेज कहलाता है। सो क्वार्क इज स्मॉलर देन electron but cannot be separated, ठीक है। और क्वार्क कैसे एग्जिस्ट करता है? तो क्वार्क इज की +2e/3 एंड +e/3 जब भी एग्जिस्ट करेगा वो ऐसा ही दिखेगा, ये दोनों एक साथ दिखता है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज का बात करें तो 2e/3 एंड माइनस ये होता है, ठीक है। तो दिस इज द क्वार्क। क्वार्क में आप किसी एक को क्वार्क कहेंगे लेकिन अकेले एग्जिस्ट करता ही नहीं है ये। तो आप देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली ई या फिर -e ही है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। या सो क्वांटाइजेशन का मतलब होगा कि जो चार्ज होता है वो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम स्मॉलेस्ट चार्ज के टर्म में लिखा जा सकता है। सो एनी चार्ज क्यू इज रिटन एज n/e। अगर निगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन लेना है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन लेना है, ठीक है। सो प्लस माइनस e, ठीक है, वेयर n इज 1 2 3 ऑनवर्ड, ठीक है। अगर वहाँ पे माइनस साइन नहीं इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे -1 ले सकते थे, -1 -2, बट ऑलरेडी जो माइनस साइन है वो नेचर ऑफ चार्ज की वजह से है। तो इलेक्ट्रॉन को हम -e से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को +e से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और वैल्यू e का पता है 1.6 × 10⁻⁷। सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो n इक्वल्स टू हम यहाँ पे Q/E लिख सकते हैं, ठीक है। सो जरा बताइए हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन चार्ज 1.92 × 10⁻⁻18 कूलम। इसमें n कितना है? सो n इक्वल्स टू Q/E 1.92 × 10⁻⁻18 बोलना है, सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। 1.6 × 10⁻⁻19, हाउ मच इज दिस कमिंग? Is it coming 12? So this is coming 12. So because it is an integer and countable है ये, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे कि yes this charge is correct। लेकिन अगर चार्ज Q इक्वल्स टू 6.8 × 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है, जरा यहाँ से चेक करो ये कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है?
Is it coming 4.25? Am I right, guys? Yeah. So 4.25, it is not an integer. So क्या ये चार्ज पॉसिबल है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल था. ठीक है, और यहाँ पे ये मतलब समझ में आ रहा है कि 4 प्रोटॉन्स प्लस 0.25 प्रोटॉन्स. अभी ये 0.25 ये फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है. जब भी होगा वो पूरा एक प्रोटॉन ही हो सकता है. सो इस तरह का कोई प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, तो n का इंटीजर होना जब छोटा क्वांटिटी होता है उस समय ही ज़्यादा होता है. जब क्वांटिटी बड़ा होगा चार्ज का तो उस समय जनरली हम इस आर्गुमेंट को इग्नोर करते हैं. किस आर्गुमेंट को? कि n इंटीजर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें अप्रॉक्सीमेटली वो जो फ्रैक्शन है जो भी आएगा एरर वो एक का ही आएगा. ठीक है, तो अगर ये 6.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम होता तो इसका n का वैल्यू जो आ रहा है वो 4.25 इंटू 10 टू द पावर -13 प्लस 13 आएगा. एम आई राइट? चेक करो. अब इतना सारा अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है वो मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है. 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 425 इंटू 10 टू द पावर 11 हो जाएगा करके. तो अगेन ये अब इंटीजर आ गया. ठीक है, लेकिन मान लो कि ये और डेसिमल के बाद और भी डिजिट्स होता, 5 के बाद रुकता नहीं, तब भी उस केस में जब n का वैल्यू काफ़ी बड़ा हो जाए तो खुद सोचो ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है ना. इसलिए जो n का इंटीजर होना है वो प्रोमिनेंट कब रहेगा, इंपॉर्टेंट कब रहेगा? जब चार्ज छोटा क्वांटिटी में रहेगा तब के लिए. ठीक है, जब बड़े के चार्ज को हम लेते हैं तो n का इंटीजर होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि वो केवल एक ही प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का कम ज़्यादा बताएगा. ठीक है, तो ये है क्वांटाइजेशन का केस. ठीक है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, बट रिसर्चर्स आर थिंकिंग ऑफ और लुकिंग फॉर कि मास को कैसे क्वांटाइज्ड करें. ठीक है, सो फार मास हैज़ नॉट बीन क्वांटाइज्ड, मतलब मास का ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है. तो अभी के लिए हम लेके चलेंगे मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. चार्ज और मास दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसलिए दोनों को कंपेयर करना रहता है. ठीक है, तो इसलिए जब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्वांटाइज्ड है, तो मास क्वांटाइज्ड नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे. नाइन्थ प्रॉपर्टी में लेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट. चार्ज इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट मतलब डज नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ठीक है, एक्चुअली मास जो होता है वो वेरिएंट होता है. मास इज वेरिएंट, और उसका आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया है, m इक्वल्स टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. सी द स्पीड ऑफ लाइट, v द स्पीड ऑफ मास. ठीक है, m नॉट को हम कहते हैं रेस्ट मास. एज द नेम इंडिकेट इटसेल्फ द मास ऑफ द बॉडी व्हेन v इक्वल्स टू 0. राइट, तो जरा v इक्वल्स टू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो m बराबर m नॉट आ जाएगा. ठीक है, एंड m इज द मास व्हेन द मास इज इन मोशन. मास when it move with v. मुझे ये जानना है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ v, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ v, कौन बड़ा है, m बड़ा है या m नॉट बड़ा है? ये ऊपर वाला इक्वेशन को देख करके बताना है. m बड़ा है. यस, यू आर राइट. ठीक है, आप ऐसे समझ लेंगे कि जो m है वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो अगर x बढ़ेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो बढ़ेगा.
और क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इसलिए m भी बढ़ेगा. सो फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ v मास इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो भी बॉडी है अगर मास उसका स्पीड बढ़ता है तो उसका मास भी खुद ब खुद बढ़ जाता है. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स में हम इस फैक्ट को इग्नोर करके चलते हैं. ठीक है, लाइक एरोप्लेन, जो भी उसका मास रेस्ट में था, अब वो एरोप्लेन अच्छा खासा 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा हो तो उसका मास एक्चुअली बढ़ जाता है. ठीक है, बट हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में जो नॉर्मल मास है वही लेके चलते हैं. क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नाउ व्हेन दिस मास स्टार्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये मास स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना शुरू कर दे तो m का वैल्यू क्या आ रहा है? इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ तो कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम चल रहा है. क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका? Is it an impossible case? Does it mean to say this? Yes, it is. इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल केस होना. ठीक है, तो एक मास अगर लाइट की स्पीड से चलने लगे तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाए, इसका मतलब कि कोई भी मास लाइट की स्पीड को अटेन नहीं कर सकता है. ठीक है, सो m टेंड्स टू इंफिनिटी, m tends to infinity, and this is impossible for any physical object. ठीक है ना, जिसका मास हो उसके लिए ये इम्पॉसिबल सा सिचुएशन है कि ऐसा हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन when a body start moving with the speed of light? Actually that body will lose its existence and will become a wave. एक मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तभी जाकर के वो इसी स्पीड पे मूव कर सकता है. ठीक है, एंड हेयर इज द फॉर्मूला फॉर मास एनर्जी रिलेशन, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. सबको पता है ये फॉर्मूला. ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है? टू कन्वर्ट अ मास इनटू एनर्जी. ठीक है, सो आइंस्टीन से दैट व्हेन अ मास लूजेस इट्स एग्जिस्टेंस द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल अपीयर्स इन दिस यूनिवर्स एंड दैट इज E. ठीक है, तो वो मास अपना एग्जिस्टेंस लूज करके एनर्जी में कन्वर्ट हो गया एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये था केस कि मास जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, बट नो सच केस हैज बीन फाउंड विद द चार्ज. चार्ज चाहे किसी भी स्पीड पे चल रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करता है. ठीक है, चार्ज डू नॉट चेंज with speed, in fact with anything else or anything like प्रेशर बढ़ा करके हम देखें कि चार्ज पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. ठीक है, प्लेस को चेंज करके देखें, अर्थ से किसी और प्लैनेट पे लेके चले जाए तो इन्वायरमेंट के चेंज होने से क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे कोई फर्क पड़ रहा है? सो आंसर इज नो. सो दैट्स व्हाई वी कॉल चार्ज इज इनवेरिएंट, वो कभी नहीं बदलता है. ठीक है, थ्योरेटिकल है ये सारा पॉइंट्स. हाँ, क्या? हाँ हाँ, तो वहां तो तुम ये कंसिडर कर रहे हो कि फ्यूल बर्न आउट हो रहा है. नहीं, वो चीज़ थोड़े ना हम कंसिडर कर रहे हैं कि मास डिक्रीज होता जा रहा है. वो तो एग्जॉशन एक केस हो गया ना. सपोज कि मास कांस्टेंट हो, कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म से रॉकेट को मूव कराया जा रहा हो, रॉकेट का मास अपना नहीं कम हो रहा हो. ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इस रॉकेट में दो पार्ट डिवाइड कर लो. ठीक है, एक सैटेलाइट का पार्ट होगा और एक पेलोड का पार्ट होगा जो फ्यूल है बेसिकली. तो सैटेलाइट का मास m है, ठीक है, रॉकेट का मास m है और पेलोड का मास m डैश है. तो मैं बात करूंगा केवल m पे कि m का क्या हो रहा है. ठीक है, m डैश डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ बर्निंग, दैट्स ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट m ओनली. तो रेस्ट में जब था तो इसका मास m नॉट था, अभी कुछ स्पीड आ चुका है तो इसका मास m हो चुका है. हाउ मच इज दैट स्पीड? दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. इज इट ओके नाउ?
जो हम मास ले रहे हैं उसका क्वांटिटी नहीं चेंज होना चाहिए, तब के लिए हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन हो गया, चार्ज इनवेरिएंट होता है वो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये दोनों ही फॉलो करता है, मास भी फॉलो करता है। देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास एंड देयर इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सो सिंपल लाइन है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ऐसे डिफाइन करते थे ना एनर्जी में भी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, या जूनियर लेवल पे ऐसे ही डिफाइन करते थे। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी यहाँ पे इसका मतलब सीधा सा ये है कि जितना चार्ज शुरू में था उतना ही चार्ज कंबाइन करने के बाद भी रहेगा। लेट्स से यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स हैं, सो 5e चार्ज है, दिस इज कॉल्ड Q1, और इसमें 3 चार्ज है निगेटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 3e। सो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 2 यूनिट रह गया, 2 प्लस चार्ज रह गया, ठीक है। बट एक्चुअली में इसका Q कितना हो गया, 2e हो गया, 2 प्रोटॉन। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो प्लस माइनस कंबाइन कर गया था, ऐसे 3 प्लस माइनस इसमें कंबाइन है, ठीक है। तो इट इज स्टिल Q1 प्लस Q2 के बराबर है ये, एंड देयरफॉर चार्ज कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, बस हम ओवरऑल देख रहे हैं कि एक्सेस ऑफ चार्ज और डिफिशिएंसी ऑफ चार्ज इन द बॉडी। बट ओवरऑल बॉडी पे चार्ज, सिस्टम पे चार्ज कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। पहले भी 5 प्रोटॉन था, अभी भी 5 प्रोटॉन है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन था, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या रूल लगेगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम चार्ज यूज करते हैं तो उसका साइन भी यूज करते हैं, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, काफी यूजफुल रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये, राइट। कुछ और चार्ज के प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर के ऊपर। तो पहले कंडक्टर को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, मतलब टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टाइप ऑफ, and you know that type of material based on conductivity or free electron availability। कि एक मटेरियल के अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कंडक्शन वही शो करता है। तो उसके बेसिस पे हमने मटेरियल को अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, जिसमें जो मेन एग्जांपल आता है वो मेटल का आता है, कोई भी मेटल एक कंडक्टर ही है इन जनरल। इंसुलेटर, एग्जांपल दो इंसुलेटर का फटाफट। या देन अनदर टाइप ऑफ मटेरियल कम्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, जिसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आता है और कुछ अलॉय भी आता है, ठीक है। एंड देन वन टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंडक्टर में इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स में क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन
बहुत ही निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसके वजह से पार्टिसिपेशन होता है कंडक्शन में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड रहता है, सो वो फ्री नहीं है, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाता। ठीक है। सेमीकंडक्टर, तो ये एक्ट एज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, लो टेम्परेचर, एंड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। इसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और सेमीकंडक्टर को जब आप देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि सेमीकंडक्टर में हमेशा मिली एम्पियर में करंट दिखाया जाता है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है ना। इवन 1 एम्पियर 2 एम्पियर वुड बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फॉर सच मटेरियल, इट कैन नॉट हैंडल। ठीक है। तो आप देखेंगे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइक मोबाइल एंड लैपटॉप, दे गेट हीटेड अप व्हेन ऑपरेटिंग। जब ये काम कर रहा होता है तो आप देखेंगे कि वो गर्म हो जाता है। गर्म होना मैंडेटरी है। ठीक है। राउंड अबाउट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो टेम्परेचर होता है, जिस पे सेमीकंडक्टर एंड जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वर्क कर रहा होता है, प्रॉपर तरीके से कंडक्टिविटी कर रहा होता है। ठीक है। अमाउंट ऑफ करंट ऑलरेडी मैंने बात कर लिया। व्हाट अबाउट सुपर कंडक्टर? तो ये कुछ इस तरह का मटेरियल है जो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन गिनती करके होगा, बहुत ही कम होता है। आगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, लाइक कंडक्टर में और सुपर कंडक्टर में क्या फ़र्क है। तो सुपर कंडक्टर में अगर आज मैंने करंट दिया, तो आज से 100 साल बाद जब हम मेजर करेंगे कि उसमें कितना करंट है उस वायर में, तो वहाँ पे 1 एम्पियर ही करंट दिखेगा जितना आज दिया था, इवन आफ्टर 100 ईयर्स। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन सुपर कंडक्टर। जबकि कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आपने 1 एम्पियर दिया तो वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही ख़त्म हो जाता है और वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। ठीक है। सो सुपर कंडक्टर एंड कंडक्टर आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू देम। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन देयर पॉपुलेशन ऑल्सो, कि इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी कितना है। तो सुपर कंडक्टर में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन कंडक्टिविटी अच्छा रहता है। और कंडक्टर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पे कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। ठीक है। सो सुपर कंडक्टर कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कंडक्टर्स which offers no resistance or zero resistance to flow of current। करंट का मतलब चार्ज के मूवमेंट को कोई रेजिस्टेंस जब नहीं मिलता है तो उसे हम सुपर कंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है। सो अभी के लिए हमें मेन कंसर्न रखना है कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर, मतलब एक मेटल बॉल होगा और एक रबर बॉल होगा उसके ऊपर। ठीक है। व्हाट वी नो इज सुपर कंडक्टर्स, कोई भी कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर। एक्चुअली टेम्परेचर डिक्रीज करने से इसका सुपर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है। कुछ एलॉयज हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ एलॉयज हैं जो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है। बट इन जनरल कोई भी कंडक्टर जैसे सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, अगर उसके टेम्परेचर को हम कम करें, ये टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है। ठीक है। तो टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होता है। इन सब के लिए ना मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाऊंगा कि क्यों होता है ये सब। और ऑल ऑफ ए सडन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है।
अब ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसके पहले का जो टेम्परेचर है उस पे ये सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, सो यू आस्क फॉर द एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू यूजुअली जो अच्छे कंडक्टर्स हैं, जैसे सिल्वर इज सपोज टू बी अ गुड कंडक्टर, राइट। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? इट इज सिल्वर, नॉट कॉपर। ठीक है, तो सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। अब उस सिल्वर का टेम्परेचर को कम करो, इवन रूम टेम्परेचर से भी, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 273 से नीचे लेकर के जब जाओगे तो वहाँ पे जा कर के हमें सुपर कंडक्टिविटी उस मटेरियल में अचीव होता है। ठीक है, तो आप एक जनरल वो बना लीजिए कि हर कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, प्रोवाइडेड सफिशिएंट कंडीशन इज प्रोवाइडेड टू दैट। एंड व्हाट इज दैट सफिशिएंट कंडीशन? ब्रिंगिंग इट टू अ सफिशिएंटली लो टेम्परेचर, दैट्स इट। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का पॉपुलेशन बहुत कम होता है, तो टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होता है वो हाफ के टी होता है या F/2 के टी होता है। डू यू नो दिस? के टी जिसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी होता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जितना कम टेम्परेचर आप रखोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा, तो सुस्त होता चला जा रहा है, डेड होता चला जा रहा है। अब उसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन ही एक्टिव रहेगा उस टेम्परेचर पे, बाकी सब मेजॉरिटी जो है वो सब सो गया है। तो अब कोलिजन ही नहीं होगा, एक दो है उसे पूरा रास्ता साफ मिल रहा है चलने के लिए, एंड देयरफॉर दे आर नॉट गेटिंग एनी रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड सो फार? सो हैव आई आंसर्ड यू? What are the examples of superconductor? Specific name अगर बोल रहे हो तो yes, researchers are trying to make some superconductors जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जहाँ मर्जी वहाँ हम यूज कर सकें। ठीक है, वो नेम थोड़ा गूगल करके देखना होगा। ठीक है, बट इन जनरल जो अच्छा एक कंडक्टर होता है उसे हम सुपर कंडक्टर बनाते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, दैट्स इट। ठीक है, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि चार्ज का क्या होगा अगर हम एक कंडक्टर पे रख देंगे तो। ठीक है, अभी सब कुछ न्यूमेरिकल थियोरेटिकल ही चलेगा। नेक्स्ट सेशन में कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे तो वहां से फिर न्यूमेरिकल चालू करेंगे। सो 11th पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं? व्हाट हैपेंस to charge distribution if charge placed on conductor and insulator। ठीक है, तो ये खुद से तुम्हें सोच करके बताना है क्या हो सकता है। दिस इज अ मेटल बॉल, ठीक है, उसके सरफेस पे ना किसी एक जगह पे आपने प्लस 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 चार्ज रखा, जैसे अ पिंच ऑफ साल्ट होता है ना, एक चुटकी नमक लेना। ठीक है, तो उसमें उस एक चुटकी में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं साल्ट के, राइट। तो उसी तरह से व्हेन आई से आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज क्यू, तो आप क्यू को एक सिंगल यूनिट कभी ले ही नहीं सकते। क्यू मीन्स इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, एम आई राइट गाइस? जैसे Q इक्वल्स टू मैंने लिखा 2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब इसमें बहुत सारा प्रोटॉन्स है, वो सारा प्रोटॉन्स मिल करके 2 माइक्रोकूलम बना रहा है। वो कितना सारा है वो n निकल जाएगा Q अपॉन E करके, राइट। सो वेन एवर आई से चार्ज Q, यू कैन नॉट थिंक इट ऑफ कि ये एक सिंगल यूनिट है, नो, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब मुझे बताओ, एक जगह पे मैंने मेटल के ऊपर बहुत सारा प्रोटॉन रख दिया, क्या ये एज इट इज पड़ा रह जाएगा फॉर ऑल द टाइम या कुछ होने वाला भी है? व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? यस, यू आर राइट।
वेरी गुड. रिपल्सन और यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी. अभी जो सिस्टम है ना, चार्जेस करीब है तो हाई पोटेंशियल एनर्जी. ये रिमेंबर पीछे सिखाया है, जितना ज़्यादा प्लस प्लस के बीच में गैप बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता चला जाएगा. सो बिकॉज ऑफ, मतलब दोनों बात सही है और दोनों एक ही बात है. यू विल से बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज the charges will try to stay away from each other, right? And therefore the charge will uniformly distribute on the surface. अभी यूनिफॉर्म सरफेस ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस लेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मैंने वो अच्छा तुम लोग को अभी नहीं बताया है, बताता हूँ. ठीक है, टैंक एंड लिक्विड का एग्जांपल लेकर के बताना होता है इसमें, तो वो बताता हूँ. सो फिलहाल जो चार्ज है ना वो खुद ब खुद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? क्योंकि एक तो टेंडेंसी है चार्जेस के बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में दूर होने का. दूसरा मेटल पाथ दे रहा है चलने के लिए, ठीक है, कंडक्ट कर पा रहा है, जिसके वजह से ये पॉसिबिलिटी है. वहीं पे ये कंडक्टर था, ठीक है, चार्ज distribute over surface in order to reduce potential energy. अभी एक बात को समझो, बॉडी में टेंडेंसी है पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करने का, लेकिन अगर आप उसे फ्री नहीं करोगे चलने के लिए तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा. जैसे एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को हैंग कर रखा है, हमें पता है कि फ्लोर से ये ऊपर है इसलिए mgh तो है इसमें, लेकिन जब तक स्ट्रिंग है तब तक क्या ये ब्लॉक खुद ब खुद अपना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर सकता है क्या? आंसर इज नो. आप कट करेंगे, फ्री करेंगे, तभी ये खुद ब खुद चलना शुरू करेगा. वही सिचुएशन यहाँ चार्जेस के साथ भी है. चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी तो है और वो चार्ज चाहेगा कि हम अपने पोटेंशियल एनर्जी को एक दूसरे से दूर होकर के कम करें, लेकिन रास्ता तो मिलना चाहिए. अगर रास्ता नहीं मिलेगा चलने के लिए तो फिर चार्ज मूव ही नहीं कर पाएगा. तो कंडक्टर में हमेशा चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नेचर ऑफ कंडक्टिविटी. लेकिन यही काम रबड़ बॉल पे करते तो क्या होता? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इज इट? इंसुलेटर, जिसमें आप एग्जांपल लेंगे रबड़ बॉल का. सो आई केप्ट some positive charge over here, ऐसा. So what will happen to this charge? So charge will remain here because rubber is not a conductor and therefore charge distribution will not take place. ठीक है, rubber do not conduct, therefore charge distribution does not take place. ठीक है, charge remain as it is. तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. इंसुलेटर एंड कंडक्टर का चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या रिलेशन है? तो कंडक्टर फ्री पाथ प्रोवाइड करता है चलने के लिए, इसलिए रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, और इंसुलेटर में नहीं पॉसिबल है. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे और सारे प्लस चार्जेस एक दूसरे से दूर होना चाहता है, बट रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कहीं जा नहीं सकता है. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी method of charging. Method of charging. अभी चार्जिंग तो हम किसी भी मटेरियल का कर सकते हैं, ठीक है,
नॉन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है या फिर कंडक्टिंग मटेरियल, किसी का भी कर सकते हैं, बट वो डिपेंड कर रहा है मेथड पे भी। जैसे एक मेथड है बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। जैसे आपको याद होगा जो स्केल होता है, प्लास्टिक का स्केल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसे अपने हेयर पे रब करके अगर पेपर के पास या फिर अपने स्किन के पास लेकर के आते हैं तो वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है, चिपक जाता है स्केल के साथ पेपर का छोटा छोटा पीसेज, या फिर जो हेयर स्ट्रिंग्स हैं वो अट्रैक्ट होने लगता है। एम आई राइट? आपने किया होगा ये चीज़, ठीक है। या फिर टीवी के पास जाओ, टीवी के पास जाके अपने हाथ को ज़रा करीब करके रखो, सो आपके हाथ पे जो हेयर स्ट्रिंग्स हैं वो अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक चार्ज। अभी वो चार्ज कहाँ से आता है उसके ऊपर ही बात करेंगे। दैट कम्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो बाय फ्रिक्शन या रबिंग भी इसको कहते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय कॉन्टेक्ट। इसमें कंडक्टर का होना जरूरी है, ठीक है। तो दो कंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो उससे चार्जिंग हो जाएगा दूसरे बॉडी का। एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। इसमें भी कंडक्टर होना जरूरी है। बाय इंडक्शन, इंडक्शन में भी दोनों बॉडी का कंडक्टर होना जरूरी है। सो इनफैक्ट हम लोग देखें तो सब में कंडक्टर के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। गोइंग बाय वन, कहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। तो फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शन। सिंपली जब आप दोनों हाथ को भी एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हो ना, एक दूसरे के ऊपर मूव कराते हो, तो देर आर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। सो ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। दो मेटल प्लेट को एक दूसरे के ऊपर हम रब कर सकते हैं, वुड को मेटल प्लेट के ऊपर रब कर सकते हैं, वट एवर बी द केस। इन द प्रोसेस ऑफ दिस रबिंग, फ्रिक्शन के वजह से जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होता है, बल्क का इलेक्ट्रॉन का बात ही नहीं करने का जरूरत है, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के ऊपर से जंप करके दूसरे पे चला जाता है। तो सपोज करो ऊपर वाले में से -5e नीचे आ गया और नीचे वाले में से ऊपर में -2e चला गया। माइनस साइन इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट। ऊपर वाले में ओवरऑल कौन सा चार्ज अपेयर होगा और नीचे वाले में ओवरऑल कौन सा चार्ज अपेयर होगा। तो ऊपर वाला ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है और नीचे वाला ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसलिए ऊपर में +3 चार्ज अपेयर होगा और नीचे में -3 चार्ज अपेयर हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ द चार्जेज आर, बॉडी इज चार्ज्ड, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में देखोगे इबोनाइट रॉड, अंबर रॉड, अंबर मतलब ग्लास का रॉड जो होता है वो, सिल्क, फर, ठीक है। तो ये सब क्लॉथ्स होता है जिससे हम सिल्क के ऊपर रब करेंगे, तो उसके वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो दिस इज बाय रबिंग हाउ द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अगर मैं नेमिंग कर लूँ दोनों बॉडी को 1 and 2, so clearly 2 has gained electron and 1 has lost electrons, ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है। बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट ऑपोजिट नेचर। दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज अपेयर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, बॉडी टू गेन मास, ठीक है, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो इन प्रैक्टिस यूजुअली मास को इग्नोर तो करते हैं, बट अगर आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन मास को गेन कर रहा है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो मास गेन कर रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो मास लूज कर रहा है, ठीक है।
it will be very small in quantity, but still we will consider this point. ठीक है, if question asked like this, so body 1 lost mass due to loss of electron, right? So ये एक सिंपल सा पॉइंट था. नेक्स्ट पॉइंट है बाय कॉन्टेक्ट. एज द नेम इंडिकेट इटसेल्फ, दो कंडक्टर होगा, एक चार्ज होगा और एक अनचार्ज बॉडी होगा, और उसको कांटेक्ट में लाने पे जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाएगा. ठीक है. व्हेन चार्ज्ड कंडक्टर brought in contact with uncharged conductor, it also get charged. तो जो अनचार्ज कंडक्टर है वो भी चार्ज हो जाता है. क्यों होता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. उसके पहले हम लोग थोड़ा लिक्विड में आते हैं. वी नो दैट देर इज flow of charge, and flow of charge is because of potential difference, right? So there is flow of liquid also, and flow of liquid is due to potential energy difference. So ये एक कंटेनर, दो कंटेनर है, दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग अलग लेना है यहाँ पे. ठीक है. और इनिशियली ऐसे वाल्व लगा हुआ है और ये लिक्विड है दोनों साइड का. सो साइड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ऐसे नेमिंग कर ले तो देयर इज पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कौन सा वाला पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है? U1 ज़्यादा है क्योंकि हाइट ज़्यादा है. अब जैसे ही आप वाल्व को ओपन करेंगे फाइनल सिचुएशन क्या रहेगा? वाटर के लेवल का दोनों कॉलम में इक्वल हो जाएगा. सो इट विल कम समवेयर इन बिटवीन. ठीक है, यहां ले लेते हैं. दोनों में वाटर का लिक्विड इक्वल हो जाएगा. नाउ इफ आई आस्क यू नाउ एट दिस इन दिस सिचुएशन U1 एंड U2, सो इन विच केस द पोटेंशियल एनर्जी इज हाई. So your concern should be height only. So in that, from that point of view, the potential energy is same on the either side. ठीक है. जबकि पहले वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था. देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास को देख करके आप ये बात नहीं बोलेंगे. जैसे मास का अगर हम बात करें तो मासेज आर नॉट नेसेसरली इक्वल इफ पोटेंशियल आर इक्वल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन और ऐसा होता है, आप करके ये चेक कर सकते हैं कि क्वांटिटी भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों आर्म में सेम लिक्विड का हाइट ही रहेगा. ठीक है. तो सेम लिक्विड का हाइट मतलब पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखना सही नहीं होगा. पोटेंशियल दोनों का सेम है. ठीक है. और पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो मास का फ्लो बंद हो जाएगा. नाउ एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस विद द चार्ज ऑल्सो. अब आप लिक्विड को ना एनालॉगस टू चार्ज समझेंगे. जो लिक्विड का मास है वो एनालॉगस टू व्हाट? चार्ज समझेंगे. और जो मेटल कंडक्टर होता है उसे आप कंटेनर समझेंगे. मेटल कंडक्टर इज एनालॉगस टू कंटेनर. ठीक है. सो कोई भी मेटल बॉल जो होता है वो बेसिकली चार्ज के लिए एक कंटेनर के जैसा काम कर रहा है, बकेट के जैसा काम कर रहा है, जिसके ऊपर आप चार्ज रखते चले जा सकते हैं. जैसे कंटेनर में, बकेट में पानी हम रखते चले जा सकते हैं, जितना उसका कैपेसिटी होता है उतना, वैसे ही एक मेटल बॉल के ऊपर आप चार्ज रख सकते हो जितना कैपेसिटी होता है उस बॉल का. ठीक है. ये सब कैपेसिटेंस में डिस्कस करेंगे हम लोग. तो हैव यू अंडरस्टूड दिस?
पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहेगा तो चार्ज का फ्लो होगा। ये बात यहाँ के लिक्विड से हमें समझ में आता है। जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो उस समय दोनों बॉडी पे सेम चार्ज होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी ऐसा होगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर चार्जिंग बाय कांटेक्ट? सो वो कौन कौन सा स्टेज है? तो पहला स्टेज में एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच कराना है, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम एंड देन रिमूव दिस चार्ज बॉडी। जिसको लेके आया था उसे रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव चार्ज बॉडी आफ्टर सम टाइम। ये जो सम टाइम लिखा है मैंने, आफ्टर सम टाइम, एक्चुअली ये विद इन अ सेकेंड हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें 3-4 सेकेंड 10 सेकेंड लगता होगा या कुछ बड़ा टाइम लगता है। इट हैपन्स विद इन द सेकेंड्स, 1 सेकेंड के अंदर ही ऐसा हो जाता है। हालांकि फिर भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, बट इन नॉर्मल प्रैक्टिस बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। सो व्हाट दे से इज, दिस इज द मेटल बॉल और वो एक वुडन स्टिक पे खड़ा है, मतलब इसको इंसुलेट करके रखा हुआ है हम लोगों ने, कहीं चार्ज इधर उधर ना जाए। तो ये इंसुलेटर होता है, स्टैंड, ठीक है। इट कुड बी अ वुड। ये एक मेटल बॉल है, कंडक्टर, और इधर से हम लेकर के आए एक चार्ज बॉडी जिसपे बहुत सारा प्लस चार्ज है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, U1 एंड U2 का, सो योर आंसर विल बी कि जिस पे पोटेंशियल चार्ज है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑब्वियसली U2 तो जीरो है, इनफैक्ट कोई चार्ज ही नहीं है सेकेंड बॉडी पे। एम आई राइट गाइस? बॉडी 2 पे कोई चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल आएगा कहाँ से? है ही नहीं, जीरो है। सो U1 इज ग्रेटर देन U2 है। इसको टच कराने पे क्या होगा? सो एक्चुअली इसके अंदर था क्या? तो इसके अंदर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन था और उसमें से भी जो माइनस साइन वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली घूम रहा है, ठीक है। डायरेक्शन लेसली वो मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। जैसे ही उसे दिखेगा कि अरे इधर प्लस है तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? क्या आएगा प्लस चार्ज के पास? सो व्हेन प्लस चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड, ये जो प्लस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अपने पीछे क्या छोड़ के आया? एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ करके आया, ठीक है। तो होगा क्या कि बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज के साथ फर्स्ट बॉडी पे, और सेकेंड बॉडी पे करस्पॉन्डिंग प्लस चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो थोड़ी देर में हमें क्या दिखेगा कि अब ये चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है और इस पे कुछ प्लस चार्ज आ चुका है, जैसे ऐसा, जैसे से, एंड यहाँ पे क्या हुआ है? तो 6 प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है। 1 2 3 4 5 6, ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। उसके अलावा भी इस पर कुछ चार्ज अभी भी बाकी है, बट नाउ देयर इज नो फर्दर चार्ज ट्रांसफर, राइट? सो व्हेन चार्ज ट्रांसफर स्टॉप्स, व्हाई इट स्टॉप्स? बिकॉज ऑफ सेम पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ सेम पोटेंशियल। नाउ दूसरा बॉडी में भी तो कुछ पोटेंशियल आ चुका है ना, प्लस चार्ज आ चुका है। तो नाउ ड्यू टू potential difference,
charging of uncharged conductor starts and charging stops after some time when potential of both become equal, पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0। जब ऐसा होता है तो अब चार्ज का फ्लो बंद हो चुका है। अब चार्ज का फ्लो बंद हो चुका है तो हम जो कंडक्टिंग बॉडी है उसे वापस हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप रिमूव करेंगे देन वी आर लेफ्ट विद दिस spherical metal ball and it has some positive charge on it like this, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैंने अंदर दिखा दिया है, एक्चुअली ये सरफेस पे चला जाएगा, इज इट और नॉट। इस पे ऑलरेडी बात कर रखा है मैंने कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा। क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों सरफेस में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर क्यों नहीं रहेगा? तो देखो, अंदर में रखा मैंने ऐसे, तो आप जानते हो कि प्लस प्लस रिपेल करेगा। सो डू यू एग्री दैट दिस इज द बेस्ट प्लेस? ये इन सब के लिए बेस्ट प्लेस है, इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है। यस और नो? नो ना, मतलब देखो प्लस प्लस एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली मैंने अंदर बना दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजन 1। तो क्या चार्ज के पास ऑप्शन था कि एक दूसरे से और दूर हो सकते हैं? तो आंसर है यस, ऑप्शन है, कंडक्टर के ऊपर है ना ये। तो ये दोनों चार्ज रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर हो सकता है। देन व्हाई दे विल स्टे बैक हियर? दे विल टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इन दैट फॉर दैट रीजन द चार्ज विल स्प्रेड ऑन दिस सरफेस, क्योंकि सबसे बेहतर अरेंजमेंट तो यही है जिसमें एक दूसरे से दूर हो जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर बल्क में आपको चार्ज नहीं दिखाना है, इवन इफ देयर इज चार्ज गिवन इन द बल्क इन कंडक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल, तो खुद ब खुद वो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जैसे एक प्लास्टिक बॉल को पानी के अंदर डिप करके छोड़ोगे तो क्या वो फ्लोट करके सरफेस पे आता है? वैसे ही अगर आप बल्क के अंदर में प्लस चार्ज छोड़ दोगे तो क्या होगा? I am again asking, what will happen to these plus charges which I injected inside the metal? तो आपका आंसर होगा, याद रखना कि वहां पे मेटल है, ठीक है, कोई कैविटी नहीं है, खाली जगह नहीं है। दिस इज अ सॉलिड मेटल बॉल, तो जहां रख रहे हो वहां पे मेटल के ऊपर ही रखा है तुमने ये प्लस चार्ज, तो ये मेटल चार्ज खुद ब खुद सरफेस पे फ्लोट होकर के आ जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस फाइनली। इन सब के ऊपर भी मैंने बात बताया है तुम लोग को, आगे भी डिस्कशन होता रहेगा, बार बार ये बात रिपीट होगा, ठीक है। सो ये है हमारा फाइनल चार्जिंग प्रोसेस। इसमें रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आया, ये था फर्स्ट, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में हम लोगों ने चार्जिंग होने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया, एंड फोर्थ स्टेज पे हमने रिमूव किया जिससे चार्ज कर रहे थे उसे। सो जो चार्ज हो गया बॉडी, अगर उसकी बात करूं मैं, तो क्या सेम नेचर ऑफ चार्ज है? प्लस चार्ज से चार्ज कर रहे थे तो प्लस ही आया, सेम नेचर ऑफ चार्ज appears as of charging body। जो बॉडी चार्ज करने के लिए आया है उसका जो चार्ज रहता है वही चार्ज दूसरे बॉडी पे भी अपेयर होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन प्लस चार्ज हुआ है या माइनस चार्ज हुआ है, आप बताएंगे कि एनर्जी का, मास का लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो इस केस में प्लस चार्ज हुआ है, तो प्लस चार्ज का मतलब इससे बाहर क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन निकला है ना,
ठीक है, आप प्लस चार्ज का गेन नहीं बोलेंगे इसको, आप निगेटिव चार्ज का लॉस बोलेंगे। निगेटिव चार्ज से हम इस बात को पकड़ेंगे। सो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसलिए मास इस सिस्टम का लॉस डिक्रीज किया है। मास ऑफ स्फीयर decreases due to इलेक्ट्रॉन लॉस। उल्टा करते, जो कंडक्टिंग जिससे चार्ज कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज ले लेते, तो देखो, सॉरी वो निगेटिव चार्ज ले लेते, ये निगेटिव चार्ज है, इसे टच कराया मैंने एक अनचार्ज स्फीयर के साथ, तो इस बारी निगेटिव चार्ज इस पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा उस समय हम इसे सेपरेट कर देंगे। सो फाइनली आई हैव नेगेटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी। तो आप देख रहे हो कि जो चार्जिंग बॉडी था उसी का चार्ज अपेयर होता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज ही अपेयर होगा। इस केस में मास गेन हुआ है, एम आई राइट? इलेक्ट्रॉन अपेयर हुआ है इसके ऊपर, सो इस केस में मास गेन हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड मेथड था चार्जिंग बाय कांटेक्ट, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, पोटेंशियल डिफरेंस इन्वॉल्व है। और थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इज इंडक्शन। तो पहले तो इंडक्शन ही समझना पड़ेगा। व्हाट इज इंडक्शन प्रोसेस? Process of influencing other body without direct contact। जैसे बार मैग्नेट के बारे में देखो ना, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए ये दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है क्या? तो ये इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। जो पहला वाला बार मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है सेकेंड बार मैग्नेट के पास, और उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंड बार मैग्नेट रिपल्सन फील कर रहा होता है। तो बिना डायरेक्ट में कांटेक्ट में आए हुए जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसे हम इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नाउ इट हैपेंस विद द चार्ज ऑल्सो, इट हैपेंड विद द चार्ज ऑल्सो। सो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उसमें पहला स्टेप होगा कि एक स्फेरिकल, जैसा पीछे लिया था, मेटल बॉल ले लेंगे जो कि अनचार्ज्ड है। ठीक है, दिस इज मेटल, और हम यहाँ पे एक चार्ज बॉडी को लेकर के आएंगे लेकिन टच नहीं कराएंगे। नो आइडिया। सो यहाँ पे टच नहीं कराना है, बस करीब ला करके रखना है। नाउ यू नो दैट कि इसके अंदर में प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, और उसमें भी माइनस जो है वो लूज है, फ्री है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि प्लस एक प्लस से दूर होना चाहेगा, तो करीब वाले सरफेस पे माइनस साइन अपेयर हो जाएगा, जो कि प्लस को अट्रैक्ट करने की वजह से हुआ था। और दूर कौन सा चार्ज गया? प्लस चार्ज चला गया। जितना इधर सेपरेशन दिखाया मैंने 1 2 3 4 7 दिखाया है, तो इधर प्लस भी उतना ही होना चाहिए। तो ये 5 ही दिखाया है, इट हैज़ टू बी 7। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल इंड्यूस ऑन द सरफेस। इस प्रोसेस को इंडक्शन कह रहे हैं, जिसमें चार्ज का सेपरेशन हुआ है। ठीक है, वाई इट हैपेंस सो? तो पॉजिटिव चार्ज वॉज अट्रैक्टिंग द प्लस चार्ज टूवर्ड्स इटसेल्फ, and negative charge and the positive charge was repelled by this positive charge, और इसलिए यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया है। ठीक है, थर्ड स्टेज इज, इसको कहेंगे हम इंडक्शन हुआ। ठीक है, थर्ड स्टेज अर्थिंग।
थर्ड स्टेज इज अर्थिंग. सो कीपिंग दिस चार्जिंग बॉडी, जिसके वजह से हम चार्ज कर रहे थे, उसको यहाँ पे होल्ड करते हुए में हमें अर्थिंग करना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग अर्थिंग? बेसिकली एक वायर है जो हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है. अर्थ बीइंग ह्यूज सोर्स ऑफ चार्ज. अर्थ जो है ना, आप देखो लाइटनिंग होता है तो सारा चार्ज ही तो है. वो चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है. ठीक है. सो अर्थ का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है चार्ज को एब्जॉर्ब करने का. ठीक है. और उसी तरह से अर्थ से आप चार्ज ले भी सकते हैं. ठीक है. तो अर्थ से चार्ज निकालना हालांकि थोड़ा मुश्किल है, चार्ज देना आसान रहता है. बहरहाल, सो अर्थ से हम चार्ज को ले और दे दोनों सकते हैं. तो एक वायर को कनेक्ट कर रहे हैं. अब बताओ कि क्या होगा इन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का. आई वॉन्ट द कमेंट फ्रॉम योर साइड. व्हाट विल हैपन? अभी मैं सिचुएशन 2 को ही यहाँ पे मैंने मार्क किया है. अभी मैंने सिचुएशन 2 को ही मार्क किया है, चार्जेस शो किया है. बताओ मुझे अर्थिंग करने से क्या होगा. तो ये जो प्लस चार्ज है, ये क्या चाह रहा था? इस प्लस चार्ज को देख करके दूर होना चाह रहा था. रिपल्सन फील कर रहा था ना. तो ये प्लस चार्ज दूर होना चाहता है. अगर मुझे एक वायर मिल जाए तो वो वायर के थ्रू और दूर हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा. ठीक है. और ये निगेटिव चार्ज कहीं जाएगा क्या? अभी के सिचुएशन में ये निगेटिव चार्ज कहीं जाएगा क्या? आंसर इज नो. क्योंकि निगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करके रखा है, पकड़ के रखा है एक तरह से, है ना. निगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा है. तो इट विल नॉट मूव अवे इवन इफ यू अर्थ. ठीक है. तो अर्थिंग करने के बाद केवल प्लस चार्ज गायब हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा. एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? फर्स्ट स्टेज में एक चार्ज बॉडी को लेकर के आए, उसकी वजह से इंडक्शन हुआ, प्लस और माइनस सेपरेट हो गया अट्रैक्शन रिपल्सन के वजह से. ठीक है. अब हमने अर्थिंग किया है, तो अर्थिंग करने से जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से हट जाएगा, वो यहाँ से गायब हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि उसका रिपल्सन की वजह से वो दूर होना चाहता था और वायर से अर्थिंग कर दिए तो और रास्ता मिल गया है दूर जाने का. ठीक है. सो ये प्लस चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा. लेकिन अब मैं कहता हूँ कि प्लस चार्ज दूर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लस चार्ज गया है, नेगेटिव चार्ज आया है. ठीक है. तो देखो यहाँ क्या हुआ. अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों आइसोलेटेड फॉर्म, मतलब इंडिपेंडेंटली इनफाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट है. लेकिन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का होता है. तो नीचे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था बहुत सारा, उसे दिखा कि ऊपर प्लस चार्ज मिल रहा है. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चल करके आएगा और सबके साथ ऐसा कंबाइन करना शुरू करेगा क्या? यस और नो? सो कौन मूव किया? प्लस चार्ज मूव किया या इलेक्ट्रॉन मूव किया? इट इज द इलेक्ट्रॉन विच हैज मूव एंड नाउ इट न्यूट्रलाइज्ड, जिसे हम कह रहे हैं कि प्लस चार्ज डिसअपियर हो गया है. सो इन अदर वर्ड्स वी से दैट द प्लस चार्ज हैज मूव्ड इनटू द अर्थ. ठीक है. तो एक ही बात हो रहा है, आप इसे कैसे बोलना चाहते हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. बट आई विल सजेस्ट यू कि जब भी प्लस चार्ज को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो आप ये मानना कि प्लस चार्ज लेके आए हैं, निगेटिव चार्ज लेके आए हैं. ठीक है. सो फाइनली अर्थिंग कर दिया. अर्थिंग की वजह से निगेटिव प्लस चार्ज खत्म हो गया उधर से और निगेटिव चार्ज अभी भी बचा हुआ है. ठीक है. सो फोर्थ स्टेज में क्या होने वाला है? रिमूव. पहले अर्थिंग रिमूव करना, ये बात ध्यान रखेंगे. रिमूव अर्थिंग, देन चार्जिंग बॉडी, जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं. पहले अर्थिंग को रिमूव करना है, उसके बाद चार्जिंग बॉडी को रिमूव करना है. ठीक है. अगर आपने पहले चार्जिंग बॉडी को रिमूव कर दिया तो
क्या होगा कि प्लस माइनस वापस रिकम्बाइन हो जाएगा, अर्थ करने से कोई मतलब नहीं होगा। खुद ही सोच करके देखो, एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को अर्थ करने से इस न्यूट्रल बॉडी के चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? न्यूट्रल का मतलब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा बैठा हुआ है, लेकिन उसे कोई मोटिवेशन तो मिलना चाहिए, है क्या कोई मोटिवेशन न्यूट्रल बॉडी के साथ अर्थिंग करने से? इज इट पॉसिबल दैट बस अर्थिंग करने से ये बॉडी खुद ब खुद चार्ज हो जाए? आंसर इज नो। कुछ नहीं होगा अगर एक न्यूट्रल बॉडी को अर्थ करेंगे तो, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है, अगर आपने इंडक्शन कराया था तो अगर आप इसे वापस रिमूव करोगे तो जो माइनस और जो प्लस था वो तो रिकम्बाइन कर जाएगा, जो सेपरेशन था वो वापस रिकम्बाइन कर जाएगा। तो इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी और अर्थिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पहले अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग करने से प्लस चार्ज गायब हो चुका होगा और नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी सी negative charge on the body. This is the final end, ठीक है। only conclusion and I am wrapping up. so final जो चार्ज बॉडी है उसे देखो और बताओ क्या सेम चार्ज अपेयर हुआ है या ऑपोजिट चार्ज अपेयर हुआ है? प्लस चार्ज लेकर के आए थे चार्जिंग करने के लिए, लेकिन ये चार्ज हो गया ऑपोजिट। सो ऑपोजिट चार्ज अपेयर्स ऑन बॉडी, ठीक है। इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में दिख रहा है तो यहां पे मास गेन का केस है, ठीक है। सो ये है कंक्लूजन एंड दिस इज द 3 टाइप ऑफ मेजर प्रोसेसेस। इसके अलावा भी चार्जिंग प्रोसेसेस होता है बट इस चैप्टर में वो सब नहीं देखना है। तो ये 3 प्रोसेस था, आपको खास करके कांटेक्ट और इंडक्शन प्रोसेस पे ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहेगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑलमोस्ट मतलब कूलम्स लॉ चालू करेंगे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यू नो दैट फॉर्मूला, राइट। चलो।